तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आने वाले लोगों को लूटकर आराम कर रहे थे। तभी एक लुटेरा घने जंगल में हल्का होने गया तो उसे जमीन पर एक अजीब सा लोहे का मास्क दिखाई दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो एक अंधेरी गुफा तक पहुंच गया। फिर वो जब गुफा में घुसा तो अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी और वो जमीन में धंसकर मारा गया। इसके बाद हम वारेन नाम के एक अमीरजादे को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ इंडोनेशिया के ऊना ऊना जंगल में मौजूद जापानी मिलिट्री बंकर पर रिसर्च करने के लिए वहां आया था। ये बंकर दूसरे विश्व युद्ध के समय का था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूलिंग और री नाम की एक साइंटिस्ट भी थी। साथ ही उनकी रक्षा के लिए कुछ फौजी भी उनके साथ आए थे। खैर, जंगल में आगे बढ़ते हुए वो सब अचानक से एक माइन के पास पहुंच जाते हैं। वारेन को लगता है कि शायद ये वही बंकर होगा जिसकी तलाश वे सभी लोग कर रहे हैं। अचानक कुछ लुटेरों ने उन पर गोलियों से हमला कर दिया। सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर एक एक करके बंकर में घुसे, लेकिन जैसे ही आर्यो नाम का एक सैनिक अंदर घुसा तो उसके साथ ही लुटेरों का फेंका हुआ वो बम भी गिर गया, जिसके बाद वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ। खैर, जब सबको होश आया तो उन्होंने देखा कि आर्यो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वहीं स्टैनली ने देखा कि धमाके की वजह से बंकर से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया था। अब वे लोग सभी वहां पर फंस चुके थे। अब उनके पास माइन के अंदर जाने के अलावा और कोई भी रास्ता न बचा। उनके ग्रुप को तो अब शक होने लगा था कि लुटेरों का हमला कोई इत्तेफाक नहीं था। इसलिए सबने वारेन से पूछा कि आखिर वे इस मिशन पर ढूंढने क्या आए हैं। पहले तो वारेन ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब फौजियों ने उस पर हमला करने की धमकी दी तो आखिरकार उसने कहा कि उसने और री ने एक ऐसे खुफिया कागज को ढूंढ निकाला है जिसके मुताबिक इस बंकर में जापानी मिलिट्री कमांडर का करोड़ों का खजाना छुपा है। स्टैनली को तो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, पर वारेन को विश्वास था कि खजाना जरूर मिलेगा। जल्द ही दोनों में बहस छिड़ गई। तभी वहां पर स्नेक नाम का एक फौजी आ जाता है। वो कहता है कि भाई, पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लें, उसके बाद सोच लेंगे कि क्या करना है। इसके बाद वे सभी मिलकर माइन के अंदर जाने लगे। जैसे ही उन्होंने एक पुल पार किया तो अचानक से चारों ओर लाइट जल गई और युद्ध का सायरन बजने लगा। ये देखकर सभी लोग घबरा गए, क्योंकि उनके मुताबिक तो यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया था। तब स्टैनली ने कहा कि हो सकता है इसका मतलब यह हो कि यहाँ से निकलने का और कोई भी रास्ता है। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ने लगे और एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर कई बेल्ट्स, हेलमेट, सूट्स और डरावनी तस्वीरें मौजूद थी। तब वारेन ने यहाँ छानबीन की तो उसे एक दीवार पर नक्शा मिला। इसी दौरान हम देखते हैं कि स्नेक के पीछे एक आदमी गैस मास्क पहने हुए खड़ा था, पर जैसे ही स्नेक मुड़ा तो वो आदमी वहां से गायब हो गया। इधर नक्शे पर लिखा था कि यह बंकर 25वीं एरिया आर्मी बटालियन का है। इससे उन्हें यकीन हो गया कि यह वही बंकर है जहां जापानी कमांडर ने वह खजाना छुपाया था। तभी री ने सबको बताया कि जापानी फौजी यूनिट की 731वीं बटालियन यहां पर दुश्मन फौजियों को बंदी बनाकर उन पर भयंकर एक्सपेरिमेंट करती थी। यह सुनकर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वारेन ने उन्हें इस भूतिया और अजीब सी जगह पर बिना किसी चेतावनी के फंसा दिया। वारेन कहने लगता है कि वह भी इन सभी के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद फौजियों के कप्तान प्रावा ने कहा कि कुछ लोगों को आगे बढ़कर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए और कुछ लोगों को यहाँ जख्मी आर्यों के साथ रुकना चाहिए। तभी वारेन और सूलिन जबरदस्ती कैप्टन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वे दोनों खजाना ढूंढना चाहते थे। इसके बाद कप्तान प्रावा, स्नेक, वारेन और शोलिंग रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन साइंटिस्ट री आर्यो और बाकी फौजियों के साथ वहीं रुक जाती है। कुछ समय बाद कप्तान और उसके साथी एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर कई सारे पिंजरे मौजूद थे। तभी वारेन को वहां ऑस्ट्रेलियन फौजियों का एक हेलमेट दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि वहां दुश्मन फौजियों को बंदी बनाकर रखा जाता होगा। तो वहीं दूसरी ओर आर्यो आराम कर रहा था तो उसे अचानक बहुत तेज एक आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत उठकर देखा कि जमीन नीचे धंस रही है, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो अपने साथियों को बुलाता, जमीन से अचानक एक हाथ निकला और उसने आर्यो की टांग खींचकर उसे भी जमीन में समा लिया। तभी अचानक उसके साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने उस वहशी दरिंदे को देख लिया। इसके बाद वह दरिंदा तुरंत वहां से भाग जाता है। तब स्टैनली साइंटिस्ट री से पूछता है कि वो क्या चीज थी। इस पर री ने बताया कि उसे भी कोई अंदाजा नहीं है। खैर, वे तीनों भी उसका पीछा करने के लिए उस गड्ढे में कूद जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद री ने दिल दहला देने वाला मंजर देखा।
उसने देखा कि एक लाश जमीन पर पड़ी है जिसका गला काटकर उसकी आंखें नोच ली गई हैं। तब स्टैनली ने जैसे तैसे री को शांत किया और आगे बढ़ते रहने को कहा, मगर जैसे ही वो सभी आगे बढ़े तो अचानक गैस मास्क पहने हुए एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर जो को अपने साथियों को ढूंढ रहा था कि अचानक वह एक चैम्बर में आ घुसा जहां कई इंसानों के कंकाल पड़े थे। जिस लुटेरे को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था उसकी लाश भी बेहद दर्दनाक हालात में वहां पर पड़ी हुई थी। कुछ ही पलों में उन दरिंदों ने उन सभी को चारों ओर से घेर लिया। जोको ने उन पर अपनी गोलियां चला दी, मगर उन गोलियों का उन दरिंदों पर कोई भी असर नहीं हुआ। वे तो बल्कि तादाद में बढ़ते ही जा रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक ने उसके सर पर हमला करके उसकी राइफल चुरा ली। इसके बाद एक पोस्ट पर हमला करते रहे, लेकिन जोको ने अपनी ताकत से जैसे तैसे दरिंदे को दूर फेंक दिया, लेकिन अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब कई सारे दरिंदे चारों ओर से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे, लेकिन जोको ने अपनी पिस्टल निकाली और बिना सोचे समझे गोलियां चलाने लगा। जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो गई और अब उसे ये एहसास हो गया था कि उसका खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर कप्तान प्रावा की एक टीम एक कमरे में पहुंची जहां उन्हें कुछ मेडिकल नोट्स मिले जिन पर लिखा था कि यहाँ कैदियों के साथ कैसे कैसे भयानक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। तभी उन्हें एक साथी के चिल्लाने की आवाज आई। वो तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़े, पर अचानक इस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और वो सभी अंदर ही फंस गए। उधर री और स्टैनली को गैस मास्क पहने हुए उस आदमी ने बंदी बना लिया। असल में वो एक जापानी फौजी था। तब री ने उससे जापानी भाषा में बात की और स्टैनली को बताया कि इस फौजी को लगता है कि हम सभी दुश्मन फौजी हैं। तभी री ने उस फौजी को समझाने की कोशिश की कि युद्ध कई साल पहले खत्म हो चुका है, लेकिन वो तो इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं था। तब री और फौजी बात कर रहे थे तो स्टैनली ने मौका देखकर फौजी पर हमला करके उसका गैस मास्क उतार दिया। उन्होंने देखा कि यह आदमी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। खैर, री ने उसे अपने टैबलेट पर वो वीडियो दिखाई जब 1945 में जापानी फौज ने हार मान ली थी और सरेंडर कर दिया था। यह देखकर वो फौजी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जापानी झंडा लपेटे हुए एक आदमी के शरीर के सामने सर झुकाने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर जब कप्तान और वेरन कमरे में बंद हो गए तो उन पर एक दरिंदे ने हमला कर दिया और वारन के कंधे पर एक हड्डी दे मारी। कैप्टन प्रावा ने उस पर गोली भी चलाई, लेकिन उसकी गोली का उस दरिंदे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब वह दरिंदा कैप्टन के ही पीछे पड़ जाता है। वो कप्तान का काम तमाम करने ही वाला था कि एकदम से पीछे से स्नेक आ जाता है। वो लोहे की रोड उठाकर उस दरिंदे के सर के आर पार कर देता है। उसके मरने के बाद वारन ने उसके सिर पर लिखा हुआ नाम देखा और वो समझ गया था कि ये फौजी ऑस्ट्रेलियन है जिसे बंदी बनाकर रखा गया होगा। वहीं दूसरे कमरे में बूढ़ा फौजी स्टैनली और री को अपनी कहानी बता रहा था। उसने बताया कि उसे और उसके दोस्त को कई साल तक इस माइन की रक्षा करने का हुक्म मिला था। जब 1945 में जापानी फौजी यहाँ से चले गए तो वे दोनों इस माइन में ही फंसे रह गए। उसने बताया कि उसने तो अपने दोस्त को भी मार डाला क्योंकि वो हार मानकर यहाँ से निकलना चाहता था, और जो भी दरिंदे यहाँ घूम रहे हैं वो असल में दुश्मन फौजी थे जिनके ऊपर बेहद खतरनाक और भयानक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिसकी वजह से वे सभी पागल हो गए और आखिरकार वहशी दरिंदों में बदल गए। साथ ही जापानी फौज ने अपने लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट किए ताकि उन्हें हमेशा के लिए जवान बनाकर रखा जा सके। इसके लिए उन्होंने खास तरह के इंजेक्शंस बनाकर बहुत सारे फौजियों को दिए। इस इंजेक्शन की वजह से वह आज तक जिंदा है। उधर कैप्टन प्रावा और उसके साथी छानबीन में जुटे थे कि उन्हें एक दरिंदे की लाश दिखाई दी। कुछ समय बाद वारन को सिरिंज मिली जिसमें एक सुनहरा सा लिक्विड भरा हुआ था। उसने हिसाब लगाया कि यह वही इंजेक्शन होगा जिससे जापानी फौजी अमर होना चाहते थे। तब उसे एहसास हुआ कि शायद यह वही खजाना था जिसके पीछे वह यहाँ तक आ पहुँचा था। उधर कप्तान और स्नेक बाहर निकलने के दरवाजे को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वारन ने सूलिंग को बताया कि लिक्विड के अंदर सोना मिलाकर उसे सुनहरा बनाया गया है, ये अमृत से कम नहीं था। तभी सूलिंग ने कहा कि उन्हें ये सिरिंज अपने साथ ले जानी चाहिए। फिर वारन ने वह सिरिंज सूलिंग को देकर उसे संभाल कर रखने को कहा। वहीं दूसरी ओर कप्तान और स्नेक दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए थे, मगर वहां तो सिर्फ एक मूर्ति ही मिली और बहुत सारे दरिंदे समुराई सूट्स पहनकर तैयार खड़े थे। अचानक वो गार्ड्स जिंदा हो जाते हैं और कप्तान और स्नेक की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। कप्तान और स्नेक ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन इसका उन गार्ड्स पर कोई असर नहीं हो रहा था।
वो समझ गए कि यहाँ खतरा बहुत ज्यादा है, इसलिए कप्तान ने वारेन और सूलिंग को वहां से बाहर जाने को कहा। लेकिन अगले ही पल स्नेक दरवाजा बंद करता उससे पहले गार्डों ने उस पर हमला बोल दिया और वह वहीं पर मारा गया। उधर कैप्टन वारेन और सूलिंग अपनी जान बचाकर भागे और वहां पहुंच गए जहां जो को मारा गया था। जब कप्तान उसकी लाश को ध्यान से देख रहा था तो अचानक वारेन पर किसी दरिंदे ने हमला कर दिया। तब कप्तान ने वहां पड़ी हुई एक हड्डी उठाई और दरिंदे पर इतनी बार प्रहार किया कि वो जल्दी ही मर गया। इसके बाद वे सभी सीवेज सिस्टम के रास्ते आगे बढ़े और आखिरकार उस कमरे में पहुंच गए जहां स्टैनली और री और वो बूढ़ा आदमी मौजूद थे। उधर वारेन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था तो उसकी जान बचाने के लिए सूलिंग ने उसे वो सुनहरे लिक्विड वाला इंजेक्शन दे दिया। तभी वहां गार्ड्स उनके पीछे उस कमरे तक आ पहुंचे जहां से वे सभी वारेन को लेकर भाग निकले, पर बूढ़ा आदमी वहीं रुक गया। उसने गार्डों के सामने अपना सर झुका लिया और उन्होंने उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। इसके बाद दरिंदों ने कप्तान और स्टैनली पर हमला बोल दिया तो सूलिंग वारेन को लेकर दरवाजे से निकलने की कोशिश करने लगी। इधर दरिंदों का सामना करने में री और कप्तान स्टैनली की मदद कर रहे थे कि इतने में ही गार्ड्स वहां आ पहुंचे तो कप्तान ने री और स्टैनली को वहां से भाग जाने को कहा। री और स्टैनली वेंटिलेटर के जरिए एक कमरे में चले गए। कैप्टन प्रावा गार्डों के हाथों मारा गया। उधर वह इंजेक्शन लेने के बाद वारेन भी एक वहशी दरिंदे में बदल गया और उसने सूलिंग को भी बेरहमी से मार डाला। दूसरी ओर स्टैनली और री को बाहर जाने का रास्ता मिल गया जो पानी से होते हुए जाता था, मगर तब तक गार्ड्स भी पानी में पहुंच चुके थे। री और स्टैनली तुरंत पानी के रास्ते में आगे बढ़े तो कुछ देर के बाद री ने बाहर आकर स्टैनली को आवाज दी, मगर कोई जवाब न आया क्योंकि असल में स्टैनली को भी गार्डों ने मार दिया था। आखिरकार री तुरंत पानी से बाहर आती है, लेकिन गार्ड्स भी उसके पीछे आ चुके थे और अंत में उन्होंने री को भी मार दिया। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।